आपके अंदर जुनून भी होना चाहिए। क्यों आप गणित सीखना चाहते हैं, इसका कोई मकसद होना चाहिए। बिना मकसद के आपसे नहीं होगा। टैलेंट बड़ी चीज नहीं है, जुनून बड़ी चीज है। क्योंकि जब आपके अंदर जुनून रहेगा ना, तो टैलेंट अपने आप आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपसे बात करने ये आए हैं कि अगर कोई कमजोर छात्र है, अगर आप बहुत कमजोर हैं गणित में, खासकर गणित सीखने में आपको मन नहीं लगता है, डर लगता है, हो सकता है उसके सवाल समझ में नहीं आता है, उसका भाषा आपको गणित का समझ में नहीं आता है और आपको यह समझ में नहीं आता कि हम स्टार्ट कहां से करें। अब प्रयास तो करते हैं लेकिन आपको हमेशा लगता है कि हम इसमें कमजोर रहे। तो मैं आज आपसे इसी पर बात करूंगा कि कितना पढ़ना है, कितने दिनों में हो जाएगा, शुरुआत कहां से करें अगर गणित हमें सीखनी है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, हम तमाम चीजों पर बात करेंगे आपसे। और सबसे पहले, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी, स्टूडेंट नहीं हैं आप पेरेंट्स हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो है, क्योंकि आपके घर में वैसे भी बच्चे हैं जिन्हें बाकी सब्जेक्ट तो अच्छा लगता है उनको पढ़ने में, और गणित में वो उलझ जाते हैं और गणित से परेशान होकर उसे छोड़ देते हैं। तो मैं आपसे बात करना ये चाहूंगा कि देखिए, गणित जो है ना सबसे आसान सब्जेक्ट है बाकी सब्जेक्ट की अपेक्षा। बताइए क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, कुछ लोग सोचते हैं ये कि गणित के फार्मूले याद कर लो फिर गणित बनेगा, और जब वो फार्मूला याद करने जाता है तो उसे फार्मूला याद होता ही नहीं। फार्मूला याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं। देखिए, पढ़ने का ये तरीका नहीं है कि आप एक बार गणित के फार्मूला को याद कर लो और उसके बाद आप सवाल बना लोगे, ऐसे नहीं होता है। और रही बात की याद करने वाली चीजें, तो गणित में बहुत कम ही चीज याद करना होता है। इसमें कुछ चीजें याद करके, और उसको भी, जो भी चीज आप याद करते हैं उसको भी मतलब क्या है कि एक रूल से याद करना है, ना कि मतलब बेवजह के रट्टा मार लिए और उसको समझ नहीं पाए। तो उसको क्या करना है, समझना है, सीखना है। जब आप समझ जाएंगे तो याद अपने आप हो जाती है कोई भी चीजें। जो चीजें आपको समझ में आता होगा वो आसानी से याद हो जाता होगा। जैसे अगर आप क्रिकेट से लगाव रखते हैं तो आपको ये कहीं बताने की जरूरत नहीं, याद करवाने की जरूरत है कि एक ओवर में 6 गेंद होते हैं, क्योंकि आपने आसानी से उसको समझ रखा है। कोई बॉलर फेंकता है, एक ओवर में 6 गेंद फेंकता है, इसके लिए आपने कभी रट्टा नहीं मारा है। अगर आप क्रिकेट से थोड़ा भी लगाव रखे हैं तो आपको ये चीजें पता होती होगी। तो अगर आप सीधे रटते हैं और उससे कोई आपको लगाव नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा। हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम शुरुआत कहां से करें गणित को सीखने की, और कैसे इसमें हम मन लगाएं। तो देखिए, पहली बात कि मन तब लगेगा जब आप उसे समझेंगे, सीखेंगे। जब आपसे कुछ बेहतर होने लगेगा तो आपको मन लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, छोटा छोटा बात सीखना चाहिए। और आप कहेंगे कि सर समय इसके लिए कितना लगेगा? तो देखिए, ये आप पर डिपेंड करता है कि कितना समय लगेगा। लेकिन अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट भी पढ़ाई करे तो 10 महीना काफी है। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो 10 से 12 महीना, जैसे आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे की तैयारी करते हैं और गणित में साफ कमजोर है, केवल आपको जोड़, घटाव, गुना, भाग, बस ये 4 चीजें जो बचपन में सबको आता है, इसके बाद ही लोग इसे पढ़ना छोड़ता है क्योंकि आगे न समझ में आता है। तब अगर ये चीजें आपके पास हैं तो 10 से 12 महीना आपके लिए काफी होता है एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। मतलब एक कंटिन्यू पढ़ते जाना है, सीखते जाना है। लेकिन इसके बीच क्या क्या परेशानी होगी, कैसे कैसे हमें करना होगा, हम इस पर बात करें। शुरुआत में होता क्या है कि जब आप एक तो कमजोर हैं, आपको बात पता है नहीं कि क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, कुछ आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है। और उसमें क्या होता है कि सपोज करिए जब आप 5वां, 6ठा, 7वां क्लास में आप कोचिंग करने गए होंगे या स्कूल में गए होंगे, 7वां क्लास करने के बाद 8वें में गए तो लोग डायरेक्ट आपको पढ़ाने लगे और ये बताने लगे कि कुछ चीजें आपने पिछले क्लास में पढ़ा है और फिर आगे लेके चले गए। बताया जाता है कि ये ऐसा टाइप तो आपने पिछले क्लास में पढ़ ही लिया था, आइए हम इससे आगे बढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टीज होता है मान लो ट्रायंगल का, तो आपको बता दिया जाए कि ये भाई त्रिभुज था, और आपको ये बात पता ही होता है कि कर्ण का वर्ग होता है, बाकी लंब के स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर। आप सब लोग ये बात जानते होंगे। अब कुछ बच्चा होगा आपके जैसे, अगर मान लो आप कमजोर हैं तो आपको लगता है अरे भाई ये कब होता है, हमको की पता, हम तो पढ़वे नहीं किए थे पिछला क्लास में। तो रही बात की देखिए,
सिर्फ आप दोषी नहीं, अगर आपको गणित नहीं आता है तो आप ही सिर्फ दोषी नहीं है, दोषी वो इंसान भी है जिसने आपको पढ़ाया है, और बराबर दोषी है, जितना आप उतना वो भी दोषी है, आपसे ज्यादा दोषी है वो। देखिए सबसे पहले हम अगर इसमें हम बात करें तो आपको समझाया जाना चाहिए था कि देखो ये तीन कोण होते हैं, है ना, तीन भुजाएं हैं। तो मान लो कि यहां पर कोई भी अगर ये 90 डिग्री का कोण होता है, कोई चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये सारी चीजें अगर मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एक 90 हुआ तब बाकी ये दोनों मिलकर 90 बचा। और आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो यहां पर जानिए कि ये थीटा अगर यहां है तो थीटा के सामने की भुजा को हम लंब कहेंगे, तो एक लंब हो गया, और 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाता है। और हाइपोटेनियस यानी इसको एच से लिखा जाता है, परपेंडिकुलर यानी हिंदी में इसे लंब कहेंगे, और कर्ण लंब हो गया तो एक भुजा बचता है, वो आधार होता है बस। यानी कि ये कर्ण, ये लंब और ये आधार, थीटा के सामने की भुजा लंब होता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है, 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होता है। इससे पहले भी आपको छोटा चीज बताया जाएगा कि 90 डिग्री का कोण कब होगा, जब एक सीधा लाइन ऊपर से आए और एक सीधा लाइन इधर की तरफ चला जाए, मतलब एक खड़ी हो और एक पड़ी हो, तभी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसा इन तीनों जगह में यहीं पर दिख रहा है कि ये पड़ी है और ये खड़ी है, तो 90 डिग्री का कोण हुआ। 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होता है। और समकोण त्रिभुज का यह नियम होता है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, तो बड़ी भुजा के अकेले वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो इसको भी हम कैपिटल बी लेते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दिया जाए कि अगर ये 5 है और ये 3 है तो ये कितना होगा, 4 होगा। अगर ये 4 होगा कैसे होगा, देखो 5 का स्क्वायर बराबर, मतलब कर्ण का स्क्वायर किया, बाकी दोनों का करेंगे 3 और 4 का, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। बताइए 25 हो गया 25 के बराबर, मतलब क्या हुआ कि ये जो कर्ण का वर्ग था बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। तो ऐसा कोई भी तीन संख्या इस रूल को फॉलो कर देता है कि बड़ी संख्या का वर्ग बाकी दोनों छोटी संख्या के वर्गों के योग के बराबर होता है, वो सारे समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। जैसे अगर 8 है, 6 है और 10 है, तब बड़ी भुजा का वर्ग एक तरफ, बाकी दोनों छोटी भुजा का वर्ग एक तरफ करना है और जोड़ना है। ये हुआ 100, और ये हुआ 8 के स्क्वायर 64, 6 के स्क्वायर 36, 36 64 100 हो जाता है, 100 बराबर ये 100 हो गया। यानी इसको सेटिस्फाइड किया कि बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो ये समकोण त्रिभुज होता है। मैं आपको समकोण त्रिभुज अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ऐसे शुरुआत करके आपको बताया जाता तो आपको आसानी से समझ में आता कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है, एक थीटा के सामने की भुजा लंब होता है। थीटा हम कहीं से भी ले लेंगे, अगर ये मान लीजिए मैं इस कोण का चर्चा करूंगा तब लंब ये हो जाएगा, 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा तो हमेशा हमेशा कर्ण रहेगा। थीटा यहां लिया तो ये लंब हुआ इस कोण के सामने की भुजा, तो कर्ण हो गया लंब हो गया, तो इस कोण के सामने की भुजा इस बार आधार यहां हो जाएगा। तो ये चीजें होती है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप छोटा छोटा चीज आप नहीं समझ पाने के कारण अब बड़ी बड़ी चीजें पर मतलब वो तो हार्ड हो ही जाएगा। आपने बचपन में ही पढ़ा कि x के पावर -1 1 बट्टा x, ऐसे आपने पढ़ लिया, x के पावर -1 1 बट्टा x। सपोज करिए आप एक कमजोर स्टूडेंट है, इसी तरह आपको दिया हुआ है कि n के पावर -1, तो क्या लिखेंगे, 1 बट्टा n लिखेंगे। उसी तरह अगर मान लीजिए हमने लिखा 3 के पावर -2, तो 2 बट्टा 3 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते। क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में एक बात फिट हो गया था, आपको केवल ये फॉर्मूला बता गया था, फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला बता दिया गया कि x के पावर -1 1 बटा x होता है, n के पावर -1 1 बटा n होता है, तो 3 के पावर -2 2 बटा 3 होगा। ये आम स्टूडेंट ऐसे ही बोल सकता है, पर ये गलत है, ये तो गलत है। फिर गलत क्यों है, तो गलत इसलिए है भैया कि आपको तो केवल फॉर्मूला बताया गया कि x के पावर -1 1 बटा x, तो बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है
कि यही 1 ऊपर में रहा, ये बटा x हो गया। ओ मतलब यहां भी 1 ऊपर में, e1 ऊपर है और बटा में n हुआ। उसी तरह ये पावर वाला ऊपर में रहेगा और बटा में ये आ जाएगा। तो कहां उसने गलत सोचा, जबकि बात ये नहीं है, बात कुछ और है। बात ये है कि x के पावर -1, इसका ये मतलब कभी नहीं है कि 1 बटा x मतलब यही 1 ऊपर में है। इसका मतलब ये होता है कि पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि किसी भी, और आप स्टूडेंट है तो आपको जानना पड़ेगा, और टीचर है तो आपको बताना पड़ेगा कि कोई भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो एक होता है। अब कोई भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो एक होता है। जैसे मान लो 4 है, तो 4 के बट्टा में कोई संख्या नहीं रह सकता, लेकिन एक रह सकता है। 4 को 4 बटा 1 लिख देने से कोई अपराध नहीं होता है, क्योंकि अगर 4 को हम 1 से भाग देंगे तो 4 बार में ही कटेगा। 4 के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो 4 रह गया। तो एक क्या करता है, सभी संख्या के बट्टा में वो रहता है। अब देखो, नियम ये कहता है कि अगर पावर माइनस में है, बस रूल कितना याद करना है ये ध्यान दीजिए, बस अब इतना कि अगर पावर माइनस में है तो बेस को पलट देने से पावर का चिन्ह बदल जाता है। इसमें देखिए, अगर ऐसा लिखा तो ये पावर कहलाता है और ये बेस कहलाता है। नीचे क्या हुआ, बेस हुआ। एक घर का बेस नीचे होता है ना, बेस। तो देखो, अब ये पूरा बेस हुआ। नियम कहता है कि बेस को पलट दो तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा। अब माइनस में था तो +1 हो जाएगा। अब +1 ऐसे लिख दो या सिर्फ ऐसे लिख दो। +1 के लिए प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस में लिखना है तो लगाने की जरूरत है। ध्यान दीजिए, अब क्या होता है, 1 के पावर 1 मतलब 1 ही होगा, मतलब 1 को एक बार पढ़ना है, और x के पावर 1 मतलब x एक बार ही लिखा जाएगा, इसीलिए हुआ ये 1 बटा x। तो उसी तरह अगर हम उस बात को समझें जो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, अगर मैंने कहा कि 3 के पावर -2 है, इसका क्या मतलब, देखो कोई भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होगा। कोई भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। अब इसको पलट देते हैं, पलट देते हैं तो पावर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगर ये माइनस में था तब प्लस हो जाएगा। अब देखो, 1 का स्क्वायर 1 होगा, मतलब क्या, 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1 लिखाएगा। पावर 2 इस पूरे के लिए है, पावर 2 इस पूरे के लिए है। 3 भी 2 बार लिखाएगा, मतलब 1 गुना 1 1 हुआ, और 3 गुना 3 कितना हुआ, 9 हुआ। अब इसको आप सिंपल कर लेंगे, इसको पलट के, माने 1 के बट्टा में 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। अगर मान लो एग्जांपल मैं लिख दिया 4 के पावर -2, आप क्या करोगे, 1 के बट्टा में, क्योंकि इसके बट्टा में 1 होगा वो ऊपर चला गया, और नीचे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 1 बट्टा 16 अब आप आसानी से समझ गए होंगे। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि जब आप छोटी छोटी चीजें सीखते हैं तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। अब मान लीजिए आपको दिया हुआ है यहां पर x बट्टा वाई के पावर -3 बराबर y बट्टा x के पावर z, तो आपसे पूछ लेगा z का मान। आप सोचिए, मैं उनको बता रहा हूं जो गणित को एकदम स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर ऐसा कैलकुलेशन है और केवल आप इतना बात जानते हैं कि कोई भी संख्या के पावर में माइनस का चिन्ह है, उसको पलट देंगे, बेस को पलट देंगे तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा। तो पलट देंगे तो y बटा x हो जाएगा। y बटा x हो गया और पावर हो गया प्लस में। अब देखो, ये y बटा x है ही, अब पावर z है। देखिए, y बटा x यहां भी, y बटा x यहां भी, 3 यहां z यहां, यानी z का मान 3 हुआ। y बटा x कट गया। जब बेस आपस में समान रहेगा तो पावर भी आपस में समान रहेगा, z बराबर 3। अब आपको नोट करने वाली क्या क्या बात मैंने बोला। पहला बात आपको बोला कि पावर में माइनस का चिन्ह है तो बेस पलट जाएगा, ये बात बताए। दूसरा बात अभी मैंने बोला कि जब बेस समान हो तो पावर भी आपस में समान होगा। जब बेस समान हो तो पावर भी आपस में क्या होगा, समान होगा। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि अगर मान लो एक्स स्क्वायर है, अब बराबर, अगर यहां पर क्या है,
16 है। तो आप जानेंगे कि x के जगह क्या रखाएगा 4, एक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये 16। माने ये पावर आपस में समान हो गया तो बेस भी आपस में समान हो गया, यानी x का मान इसमें 4 है। क्योंकि देखो जब पावर भी समान, बेस समान, तो पावर समान, पावर भी आपस में समान, यहाँ बेस भी आपस में समान है। ये क्या हुआ कि स्क्वायर स्क्वायर कर लिया तो x के जगह क्या हो रहा है 4 हो रहा है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब रही बात कि मतलब आप एकदम कमजोर स्टूडेंट है तो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, और मैथ टिका हुआ है कैलकुलेशन पर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले शुरुआत में बोडमास का नियम जान लेना जरूरी होता है। आप कोई भी वीडियो उठाकर कहीं से भी किसी टीचर से पढ़ सकते हैं। बोडमास का नियम होता है B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से ऐड और S से सब्ट्रैक्ट। मतलब ब्रैकेट का काम सबसे पहले होगा, तब ऑफ यानी का काम, डिवाइड यानी भाग का काम, मल्टीप्लाई मतलब गुना का काम, ऐड मतलब जोड़ का काम, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाव का काम। एग्जांपल सोचिए, अगर आपको दिया जाए कि 9 जोड़ 3 प्लस 3 गुना 2 माइनस 1, अगर आप नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे? बचपन में मैंने भी ऐसा सोचा था, मुझे भी ऐसा लगता था कि भाई हम सबसे पहले जब गणित सीखना शुरू किए तो सबसे पहले जोड़ सीखे, तब घटाव सीखे, फिर गुना सीखे, भाग सीखे। तो हम भी क्या करते थे, 9 जोड़ लेते थे 3, तो 9 और 3 जोड़ लिए तो 9 3 कितना हो गया हमारा 12 हो गया। फिर गुना करते थे 2 से माइनस 1। अब क्या करते थे, यहां समस्या हो जाता था कि पहले घटा लें, फिर दिमाग में आता था कि पहले जोड़ सीखे थे फिर घटाओ, तो जोड़ का काम हो गया अब घटा लेते हैं। तब 12 गुना 2 में से 1 जाएगा 1 और 12 1 12 गुना होके हो गया 12। ऐसा भी करते थे, लेकिन ये तो गलत है, ये गलत है। अब बोडमास का नियम क्या कहता है? बोडमास के नियम तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड तक यहां मैंने लिया नहीं है, इनको छोड़ दो, इनको आप छोड़ दो। अभी आपका बचा है इतना MAS, मल्टीप्लाई मतलब गुना, यहाँ M है, उसके बाद A है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाव है। पहले M आया है तो M का काम होगा, इन दोनों के बीच M है यानी गुना है तो गुना होगा। 9 प्लस 3 दूना 6 हुआ, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, अब 1। अब देखो दोस्तों, अब जोड़ का काम कर लो, तो 9 6 15, क्या है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट में ऐड आया है, तो 9 6 15 माइनस 1, 15 में से 1 चला जाएगा तो 14 आंसर आएगा, जबकि पहले कितना आ गया था 12 आ गया। तो आपको क्या करना है, पहली छोटी छोटी चीजें सीखना है और उससे रिलेटेड आपको सवाल बनाना है। एक चीज को कई बार बनाना है। जैसे अगर आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर ही सीखा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर जितने तरह के सवाल आएंगे उसको करना है। सबसे पहला जोड़ घटाव गुना भाग आपको आता है, इसके बाद भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव और मैथ के छोटे छोटे नियम, और उस नियम पर सवाल को बनाते जाना। ऐसा नहीं कि एक बार आपने पूरा नंबर सिस्टम से लेकर पूरा मेंसुरेशन और पूरा ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री सबके फॉर्मूले याद कर लिए और तब आप सवाल बनाने चले, होगा ही नहीं, आप भूल जाओगे। उतना फॉर्मूला याद करते करते भूल जाओगे। और कोई भी चीज आप छोटा बात ही सीखना, लेकिन पहले समझना। नहीं सीखेंगे हम एक दिन में पूरी चीजें, हम नहीं सीखेंगे 2 4 5 महीने में सारी चीजें, लेकिन कोई बात नहीं, हम जितना ही सीखेंगे उसको इतने बार बनाएंगे, इतने बार बनाएंगे, इतने बार बनाएंगे कि हम 2 4 साल बाद भी उसको याद रख सके आसानी से। तो आपको करना होगा सबसे ज्यादा प्रैक्टिस, अभ्यास बहुत जरूरी होता है। कोई भी चीज आप सीख गए तो सीखने के बाद आपको अभ्यास करना होगा। जैसे आप देखते हैं कि क्रिकेट प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है, फिर भी रोहित शर्मा लगातार आप नेट प्रैक्टिस करता है। मैच स्टार्ट होने से पहले आप देखते होंगे टुक 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 नेट प्रैक्टिस होता है, नेट पे जाके लगातार प्रैक्टिस करता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मतलब वो शॉट इतना याद हो जाए, इतना याद हो जाए कि गेंद आए भी नींद आते रहे तो भी छक्का लगा दे, है ना। तो ये तरीका होता है पढ़ने का। और दूसरा चीज, आपके अंदर जुनून भी होना चाहिए। क्यों आप गणित सीखना चाहते हैं, इसका कोई मकसद होना चाहिए। बिना मकसद के आपसे नहीं होगा। टैलेंट बड़ी चीज नहीं है, जुनून बड़ी चीज है। क्योंकि जब आपके अंदर जुनून रहेगा ना तो टैलेंट अपने आप आ जाएगा। इसलिए हम इतना ही कहेंगे
इस सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर आपको गणित सीखने की क्या जरूरत है। क्या आप एक गणित की वजह से एग्जाम में फेल हो जाते हैं? क्या आपको लगता है कि सब कुछ तो ठीक था, एक गणित ही बेहतर नहीं है जिसकी वजह से हमेशा 2, 4, 5 नंबर 10 नंबर से आप मार खा जा रहे हैं? देखिए, गणित ऐसा सब्जेक्ट है कि जनरल कंपटीशन के एग्जाम में आपको स्कोर करवाता है। इसमें कम चीजें याद रख के हम ज्यादा चीज को सॉल्व कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क पढ़ोगे तो 5-10 चीजें आपको याद रखना है और 100 सवाल आप बना लोगे। ऐसा थोड़े ना कोई दूसरे सब्जेक्ट में होता है। बताओ, ज्योमेट्री है या कोई भी इसमें टॉपिक है तो उसके कुछ नियम कानून जानने हैं, समझ के जानना है, सीधे रट्टा नहीं मारना है, समझ के रटना है। उसके बाद आप सवाल बनाओ, 100-150 सवाल आप बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इससे क्या हो, मतलब इसमें होता है चीजें ना एक दूसरे से मतलब रिलेट करते चला जाता है, इसलिए गणित आसान हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके साथ परेशानी क्या होता है। हो सकता है कि अगला वीडियो भी हम इस पर बनाएं, पार्ट 2 लेकर आएं। तो कमेंट जरूर करिएगा नीचे, ताकि हम भी चाहते हैं कि बच्चों में क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम है। बहुत चीजें तो मैं महसूस करा हूं, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर कोई भी चीजें हैं, दिक्कत हो रही है आपको गणित सीखने में, समझने में, जिसमें आप उलझते हैं, तो क्या परेशानी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि अगला वीडियो हम उस पर लेकर आए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।